नमस्ते दोस्तों। आज सुनिए डॉक्टर सूर्य बालाजी की लिखी हुई कहानी गृह प्रवेश। सूर्य बालाजी की कहानियाँ जीवन सृजन की वो स्थितियाँ हैं जो मानवीय सच के संधान से उपजी हैं। लेखिका ने कहानियों के माध्यम से इंसान को बचाए रखने की राह तलाशी है। जीवन और लेखन की विभाजित भूमिकाओं में उन्होंने गहरी मार्मिकता से अपनी कहानियों में उजास भरी है। घर परिवार की देहरी के माध्यम से उस मानवीय संवेदना को जगाने की कोशिश की है जो जीवन सत्यों के निर्माण में सक्षम है। तो शुरू करें उनकी कहानी गृह प्रवेश। बीरू की चिट्ठी आई है। गृह प्रवेश पर बुलाया है। खूब गुस्से से, खूब प्यार से, खूब ताने तिशने और उलाने से, बचपन की 1001 कस्मों का हवाला देकर और बाद में ये जोड़कर कि कुन्नी मुन्नी मतलब मेरी बेटियां मामा को न पहचाने और राजा बंटू के चेहरे पर बुआ का नाम लेने पर एक हैरत सी पड़ जाए, तो इससे ज़्यादा शर्मनाक बात और भला क्या हो सकती है। तो अपनी खातिर, मेरी भी खातिर न सही, इन बच्चों की खातिर कि बुआ इनके लिए कहानी बनकर न रह जाएं, तो देखता हूँ दिन मुहूर्त और इत्तला करता हूँ 15 दिन पहले, जिससे जीजा जी फिर से छुट्टी नहीं मिली वाला वो बासा उबासा बहाना न दोहराएं। सचमुच विश्वास नहीं होता कि तुम वही दीदी हो जो। जाने दो। मैं लपक कर जैसे बीरू का हाथ पकड़कर कह उठती हूँ, जाने क्यों दो? रुक क्यों गया? बोल ना कि वही दीदी हो जो तुझे पीठ पर गुड़ैया लाद कर यहाँ से वहाँ दौड़ती फिरती थी, जो रजाइयों के ढेर पर तुझे गेंद की तरह उछाल उछाल कर खिलखिलाती थी और कभी कभी बात न मानने पर तेरे कान ऐंठ कर धमाधम घूंसे जड़ दिया करती थी, क्योंकि तूने उसकी चुन्नी धूल में लथेरी होती थी, उसकी सुलेख की कॉपी पर दवा ढुलकाई होती थी, अनजाने नहीं जानबूझकर दुष्टाई से। उसकी चोटी के रिबन से उसे ही घोड़ी बनाकर टिकटिकाया होता और खेल के बीच दौड़कर उसकी फ्रॉक से नाक पोंछ ली होती। तो तू बड़ा नालायक था, तू बेहद शरारती था, बला का हुड़दंगी, लेकिन मेरा सबसे प्यारा दोस्त। मैं लाड़ और ममता से रूंधी रूंधी गीली हथेलियों में चिट्ठी दबाए सारे घर में डोलती फिरी। दोनों बच्चियों को तोरई छीलते, कपड़े तहाते, बीरू मामा और शकुन मामी और राजा बंटू की बातें बताती रही। मामा छोटा था तो लंबे पुछल्ले लगाकर रंग बिरंगी पतंगे उड़ाता था। मुंडेरों के नीचे छिप छिप कर पेंग मारती पतंगों को धागों में कंकड़ बांध कर काटता था और फटाक उन्हें बरसाती में रखी बोरी के नीचे छिपा आता था। लड़कों के साथ ऊंचे पर का कागागजू और लड़कियों के साथ चाक चाक चालन खेलता था और सबके सामने एक दूसरे का स्वांग उतार कर हंसा हंसा कर लहालोट करता रहता था। वो किसी भी मेले तमाशे, शादी ब्याह, नाते रिश्ते में जाने के लिए हमेशा तैयार था। जो 2-4 जोड़ी कमीजें निकरें होती उन्हें ही साफ सूफ कर लोहा मारकर फिट तैयार। बचपन से ही जहाँ जाता वहीं खूब खेल खा हुड़दंग तमाशे और खुश खुश वापस लौटता। माँ से चाटे खाने या पिटने के बाद भी एक आध आंसू दर्द के मारे भले निकल जाएं, बाकी को संभालता, उल्टे उन्हें ही चिढ़ाता भाग निकलता। बहुत छुटपन में सिर्फ एक बार उसे थोड़ा उदास देखा था, जब पड़ोस की एक लड़की शादी के बाद विदा हो रही थी और सबसे लिपट लिपट कर धार धार रो रही थी। अपने बरामदे से देखते देखते उसने मुझसे पूछा था, दीदी तेरी शादी हो जाएगी तो तू भी चली जाएगी क्या? और नहीं तो क्या, मैं जिंदगी भर यहीं बैठी रहूंगी, मैंने निखालिस बड़ी बूढ़ियों सा सयानापन ओढ़ते हुए कहा था। लेकिन तत्क्षण शायद भाई की और खुद अपने अंदर घिरती उदासी से निजात पाने के लिए सयानी लड़कियों की सी बदकचरे वाली खास अदा से कहा, लेकिन तू फिक्र मत कर, मैं तेरे जीजा जी को समझा बुझा कर तेरे पास आ जाया करूंगी। हाँ हाँ, तब हम फिर से चाक चाक चालन खेलेंगे। भाई खुश हो गया था। भक, तब तक तो मैं मम्मी बन जाऊंगी, कहीं मम्मी बनने के बाद कोई चाक चाक कि चट्ट से पीछे से आई माँ का भरपूर चाटा मेरे गाल पर पड़ा। बेशर्म, बेहया, बित्ते भर की छोकरी पर दीदा देखो, पढ़ाई लिखाई तो दरकिनार जीजा जी के हौसले बांध रही है। दोनों को डपट कर पढ़ाई करने के लिए बैठाया था ना, वो सब छोड़ छाड़ कर यहाँ आकर गलचौरा कर रही है। और तो और लाज शर्म घोल घाल कर मम्मी बनने की मातबरी बखान रही है, बेशर्म कहीं की। उस समय माँ के तमतमाने का साफ साफ कोई भी कारण समझ में नहीं आया था, पर छोटे भाई के सामने माँ से चाटा खाने की वजह से मैं एकदम अपमानित सी खड़ी रह गई थी। तभी भाई को जाने क्या सूझा, उसने माँ को जोर से मुंह चिढ़ाया और भाग खड़ा हुआ।
माँ लपक कर उसे पकड़ने की कोशिश करती रही और वो वहीं बरामदे में बिछी घाट के चारों ओर बज बज कर भागता रहा, जैसे माँ के साथ पकड़म पकड़ाई खेल रहा हो। और वो तब तक भागता रहा जब तक खाट के चारों ओर लस्त पस्त दौड़ती माँ और भाई के हुलिये पर, गालों पर ढुलकी आंसुओं के धार के बीच मैं खुद खिलखिलाकर हंसना पड़ी। जाने के नाम पर बच्चियां चक्री मार मार कर उछलने लगीं। मामा के घर जाएंगे, दूध मलाई खाएंगे, आइसक्रीम खाएंगे। आइसक्रीम महंगी होती है तो ठीक है, छोटी वाली टॉफ़ी खाएंगे। और अटरम शटरम जो पाती मेरे बक्से में ला ला कर डाल जाती। ये टोपा मामा के छोटे वाले भैया, क्या नाम है उसका, राजा को आएगा ना, और ये कंची आंखों वाली गुड़िया मीनू को देंगे। सिर्फ इसके बाल ही तो उलझे पुलझे हैं, तो हम साबुन रीठे से धोए लेते हैं। मामा के शहर में चिड़ियाघर है क्या मम्मी? और चिल्ड्रन पार्क? उसमें अगर हाथी भी बना हो तो हम उसकी सूंड में से घुसकर दुम पे नीचे से निकल जाएंगे। छी गंदी, खी बड़ी वाली छोटी वाली पर खिलखिला पड़ी। मैंने भी खूब खूब कपड़े धोए, कलफ डाली, उधड़ी सीवनों की मरम्मत की, घर और बाहर पहनने के कपड़े अलगाए और कटपीस के टुकड़े ला ला कर भाई के बच्चों के लिए कपड़े सिले। लेकिन जाने की शाम ये हड़बड़ाए हुए लौटे ऑफिस से और घर के सारे दरवाजे अंधाधुंध अंदर से बंद करते हुए हाँफती आवाज़ में बोले, जाना नहीं हो सकता। पूरे चौक एरिया में ज़बरदस्त सनसनी है। दुकानों के शटर खटाखट बंद हो रहे हैं। नई सड़क पर जिसे देखो दुकान डलिया समेटे जल्दी जल्दी घर भागने की फिराक में रिक्शा ऑटो तलाश रहा है। अजब बदहवासी का आलम। बाजार सड़कें देखते देखते वीरान। गश्ती पुलिस के सिपाही बेरहमी से डंडे ठकठकाते घूम रहे हैं। लेकिन लेकिन हुआ क्या? घबराहट से ज़्यादा हैरत तारी थी मुझ पर। हुआ जो कुछ भी हो, लेकिन उससे ज़्यादा कहीं होने का अंदेशा है। आवाज़ की बदहवासी कायम थी। फिर भी आखिर कुछ तो हुआ होगा। क्या वाहियत बात करती हो तुम, जैसे तुम जानती नहीं कि क्या होता है ऐसे मौक़ों पर। क्या होता आया है पिछली मर्तबा और उससे भी पहले हर बार। उससे अलग या उससे भी ज़्यादा भयानक और क्या हो सकता है? मैंने उस खौफ और गुस्से को नरमी से सहलाते हुए कहा, नहीं, असल में इस सिरे पर ऐसी कुछ ज़्यादा दहशत या सन्नाटा नहीं है ना, इसलिए पूछ रही थी कि सचमुच कुछ ज़्यादा गड़बड़ है या सिर्फ अंदेशी की बदहवासी। सिर्फ अंदेशी की बदहवासी? लोग क्या पागल हैं? उन्हें क्या पता नहीं कि अंदेशों को सच होते कितनी देर लगती है? वे सैकड़ों बार ऐसी स्थितियों का हश्र भुगत चुके हैं। इसलिए अगर ऐसी भनक लगते ही थरथर कांपते, जान की दुआ मांगते, बदहवासी में भागते हैं, तो क्या गलत कर रहे हैं? गलत की बात कहाँ, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि कुछ और ना हो, या जो कुछ हुआ भी वो जहाँ का तहाँ संभल जाए। तुम आसानी से घर में बैठी हो ना, इसलिए सारी चीज़ों की सिर्फ कल्पना कर उन्हें अपनी इच्छा भावनाओं के हिसाब से अगर मगर करके उलटती रह सकती हो। लेकिन तुम अगर बदहवास लोगों की भीड़ के बीच से भाग कर आई होती ना, तो तुम्हें पता चलता कि छटपटा कर मरने से कहीं ज़्यादा त्रासद छटपटा कर मरने का अंदेशा होता है। सचमुच मैं सारी स्थितियों को खींच खांच कर सिर्फ एक ही मंसूबे की ओर ला रही थी, तब हमारा जाना। मेरी आवाज़ तेजी से जैसे गहरे जल में डूबती जा रही थी। दिमाग तो सही है तुम्हारा। शहर में किसी भी क्षण उबाल आना चाहता है और तुम स्टेशन जाने के मंसूबे बांध रही हो। होश हवास दुरुस्त हो तो जरा मेरी हालत पर रहम कर एक कप चाय बना दो। उफ। बच्चियां कोने में सहमी हमारी बातें सुन रही थीं। मैंने उनसे कहा, हम नहीं जा पाएंगे, और रास्ते के लिए रच रच कर बनाए पुए पूरियों के कटोरदान उनके आगे खोल दिए। सबके मुंह में फीके स्वाद के डेले पिघलने लगे। कल भाई स्टेशन आएगा। 1001 कस्मों का वास्ता देकर लिखे खत के एवज में हर डिब्बे में फिर झांक झांक कर ढूंढेगा। सारा प्लेटफॉर्म खाली हो जाएगा, तब भी शायद उसे विश्वास ना आए। सोचेगा दीदी ने इस बार भी दगा दी। और इधर भी तो टिकट, रिजर्वेशन, छुट्टी, कितनी आरजू मिन्नतों से जुट पाया था सब कुछ। बच्चियां उदास हो आईं। कितना गंदा शहर है ना मम्मी, कितने गंदे लोग, क्यों करते हैं लोग इतना झगड़ा? मम्मी, मामा का शहर ऐसा नहीं है ना, अब कब चलेंगे मामा के शहर? और हम सचमुच पहुँचे, गृह प्रवेश पर न सही 1.5 महीने बाद ही। बिस्तर बक्सों और नाश्तेदान से लदे फंदे, पूरे 8.5 घंटे लेट, धूल पसीने और थकान से लस्त पस्त इतने कि सबको देखने मिलने का सारा उत्साह भी पस्त। लेकिन बच्चियां एकदम चौकन्नी। न नींद न थकान। प्लेटफॉर्म पर गाड़ी धीमे होते न होते
मैं जैसे ही भीड़ में खड़े भाई को देखकर हुलसी दोनों एक साथ उचक कर चीख पड़ी, मामा जी। वो सचमुच ही उनकी आवाज़ के सहारे डिब्बे के साथ साथ दौड़ता चला आया। दुबले से चेहरे पर वही आनंदी जोत, बच्चियों से ज़्यादा उतावला। मैंने माथे पर हाथ फेरा, जैसे वो छोटा बच्चा हो। खूब थके और बोर हुए होंगे ना। दोपहर 1-1:30 की गाड़ी, रात 9:30 बजे। खैर है, पहुंची तो। मैं तो सुबह 9:30 बजे तक के लिए तैयार होकर आया था। चेहरा उमंग से सराबोर था उसका। तभी भीड़ के पीछे से हथेलियों पर खैनी मलकर फंकी मारती एक मोटी मुस्टंडी, काली टोपी, लाल रुमाल नुमा काया प्रकटी। आ गए हैं। कत्थई दांतों के बीच से एक नितांत उजट किस्म की हंसी। बच्चियां थोड़ी सहमी, थोड़ी हैरत से इस बदशक्ल चीज को दबी छिपी आंखों से देखने लगीं। मेरा चेहरा कसमसाया कि भाई लपक कर सामने आ गया। हमारी तरेरी भवों के बीच बचाव करता सा और आजीजी से जोड़ा, जी हाँ आ गए, किधर थे आप? वहीं पान का ठिल्ला देखा तो लपक लिए कि अपना चूना खैनी का बंदोबस्त फिट रहे। हैं। जीजा जी, ये हमारे दोस्त हैं भूरे लाल जी, मोहल्ले के ही, और ये हमारे जीजा जी दीदी। अरे वो तो हम देखते ही समझ गए थे यार, काहे को फिलासफी झाड़ रहे हो? मेरी आंखें दोबारा चिन गईं। तभी एक दुबला सीकिया सा छोकरा भी प्रगटा, और ये मनोज हमारे बगल का ही है। सामान ज़्यादा था। हम दोनों एक एक बच्ची के साथ 2 रिक्शों में लद लिए, भाई और मनोज अपनी अपनी साइकिलों पर। सब ठीक ठाक है ना? तुम लोग निकलो, हम मिनटों में अपना माल सहेज कर आते हैं। और भूरे लाल ने माल कहते भाई की आंख मारी और अपनी बिना साइलेंसर की धूल भरी खड़खड़ियाँ दूसरी ओर मोड़ दी। ये मेरा भाई इतना बदल गया? ऐसे ऐसे लुच्चे लफंगे दोस्त? चेहरा वापस कसमसाने लगा। गहराती रात को चीरते आगे आगे घंटी टुनटुनाते रिक्शे वाले उचक उचक कर पैडल मार रहे थे। भाई और मनोज की साइकिलें आगे पीछे चल रही थीं। तभी भूरे लाल की फटफटिया क्रॉस करती हुई तेजी से आगे निकल गई। ये आदमी दोस्त है तुम्हारा? भाई साइकिल पर पैडल मारता खिसियाता सा हंसा। मैं स्टेशन पर तुम्हारा चेहरा देखते ही समझ गया था। दरअसल रात वाली बात थी ना, साथ में बच्चे और सामान, इसलिए मैंने खुद ही स्टेशन चलने के लिए पूछ लिया। यूँ भी जहाँ रहो एक आध ऐसे लोगों से जान पहचान ठीक ही रहती है। ऐसे मतलब भाई फिर झेपा। है तो वही जैसा दिखता है, हुलिये से ही समझ गई होगी तुम। जिधर रहते हैं हम लोग, उस एरिया का गुंडा टाइप ही समझ लो। और साथ बैठी बच्ची का ख्याल आते ही उसने पैडल मारते हुए गर्दन झुका ली। हठात मैंने गर्दन उठाई। चारों तरफ सुनसान निचाट, गाढ़े जमे अंधेरे के सिवा कुछ नहीं। स्ट्रीट लाइट का नाम निशान तक नहीं। लगता ही न था कि यह किसी बसे बसाए शहर का हुलिया है। घनघोर काले जंगल, भयानक सन्नाटा। स्वर में घबराहट और आशंका अपने आप उतर आई। यहाँ सब कुछ नॉर्मल तो है ना? भाई मेरी घबराहट भांपते ही पुराने अलमस्त लहजे में बोला, हाँ हाँ एकदम फिट फाट, कोई वैसी बात नहीं है। क्या फिट फाट भाई साहब? अचानक मनोज साइकिल पास लाता बोला, क्यों नहीं कहते कि इस एरिया में तो अंधेरा गिरने के बाद लोग अकेले दुकेले निकलने से भी कतराते हैं। आजकल तो सिविल लाइंस के आगे पीछे तक चोरी चकारी लूटपाट की वारदातें एकदम आम हो गई हैं। अभी परसों ही भाई जैसे बेतहाशा बीचों बीच कूद पड़ा, इसके पहले कि मनोज ज़्यादा कुछ कहे। अरे ऐसा कुछ नहीं, कभी कभार कहाँ नहीं होता यार, सब जगह। तुम लोग बड़ी जल्दी परेशान हो जाते हो। लेकिन मेरी नज़रें मनोज के अधूरे वाक्य के बाद लगातार भूरे सिंह की फटफटी की पार्क लाइट का पीछा कर रही थीं, भयभीत और कृतज्ञ नज़रों से। अचानक मेरे दिमाग में चल रहा सब कुछ पूरी तरह उलट पलट गया। जहां अब तक मैं भाई के अदबने मकान, छोटे बड़े बच्चों और कब की देखी शकुन से मिल बैठने और हंसी किलकारियों की कल्पना कर रही थी, वहां अब सिर्फ काले गाढ़े अंधेरे में आशंकित दृष्टि चुभा चुभा कर तमाम घट्टे अघट्टे के घटने और उनके परिणामों की भयावह कल्पना में डूब उतरा रही थी। सारा माया मोह, उत्साह, उत्साह, शकुन, बच्चे पलक झपकते गायब हो चुके थे। लो भाई, आ गया बीरू महल। लदे फंदे रिक्शे से पैर साध कर उतरते उतरते अंदर से चहचहाती आवाज़ों का एक सोता सा फूट पड़ा। फिर तो कंधे से हिलकती शकुन फुदक फुदक कर सामने आकर शर्मा कर जल्दी से ज़्यादा कह सुन लेने की उत्तेजना। थोड़ी देर तक चारों तरफ सिर्फ आवाज़ें ही आवाज़ें थीं। सबसे बढ़कर भाई, जो एक साथ 4-5 चैनल संभाल रहा था। अब हाथ मुंह भी धुलवाओगी शकुन, या आते आते ताने उलाने ही?
अरे राजा कैसा पिद्दी सा शर्माता खड़ा है कोने में। ए तस्वीर देखकर तो फट से पहचान लेता था, और इसे देखा जीजा जी, इस बड़े को एकदम ढड्डू का पाड़ा हो गया है। कैसा बिरोटे सा था छुटपन में। मोनू अब तो मत जा ना, दो दो नन्ही दीदियां आ गईं दोनों भाइयों की भिड़ंत से बचाने के लिए तुझे। तभी भूरे सिंह खैनी की दूसरी फंकी मारते हुए अंदर घुसे। अच्छा भाई शर्मा, चले ना अब हम। आवाज जहां की तहां ठप पड़ गई। भाई तक्षण संभल कर अच्छा अच्छा कहकर लपक लिया। शकुन, अरे ऐसे कैसे, कहकर पानी का गिलास उठा मिठाई की तश्तरियों की ओर बढ़ी, लेकिन तब तक मैंने खुद साथ लाई मिठाई का डिब्बा बड़े कृतज्ञ भाव से भूरे सिंह के सामने खोल दिया था। भाई चोर निगाह से मेरी ओर देख रहा था, विश्वास कर पाने के लिए शायद। आइए जीजाजी, बीरू महल का दीवाने खास भी तो देख लीजिए। भूरे सिंह को दरवाजे तक छोड़ आने के बाद भाई परम मगन था। अगले बरामदे से घुसे ही हैं आप लोग, अब ये रहे दो कमरे, या वो वापस झेपा, कोठरियाँ कह लीजिए आप लोग। दो कोठरियाँ दोनों खड़ी हो गई हैं, सिर्फ पलस्तर बाकी है। पूछिए क्यों, तो जवाब है कि इतने दिनों के बाद ही ईंट गारा चूना बजरी और पैसे सब खल्लास। बाउंड्री वाल भी नाम मात्र की। बच्चे खुचे चूने बजरी का चूरा चारा इकट्ठा कर ये रसोई का चबूतरा पीट पाट कर बना दिया गया, और रोटी पानी का ब्यौत बैठ गया। आप इसे इस तरह देखिए कि एक औसत से भी जरा नीचे के नंबर वाले परिवार के लिए क्या बुरा है जीजा जी। सिचुएशन के हिसाब से शहर के बाहर क्या, उसके सिरे पर ही समझिए, बस यही है, बच्चों का स्कूल जरा ज़्यादा दूर पड़ता है और बूचड़ खाना जरा पास। शकुन मुस्कुराई। भाई बगैर उसकी बात को जरा भी अहमियत दिए अपनी बात को आगे बढ़ाता गया। तो मैं कहता हूँ क्या बुरा है, थोड़ी एक्सरसाइज ही तो हो जाया करेगी बच्चों की। हाँ, जरा पिछवाड़े से जाती छोटी लाइन की 24 घंटे की धड़धड़ से दिन में तो खैर नहीं, पर रात में तबीयत जरूर भन्नाती है। लेकिन मेरा ख्याल है जल्दी ही आदत पड़ जाएगी। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि रेलवे लाइन और पुल के पास के मकान गाड़ियों के सारे समय की धड़धड़ाहट से कमज़ोर पड़ जाते हैं, तो कौन हमें कुतुब मीनार उठवानी है। और सबसे बड़ी बात जीजाजी, इतनी मीन मेख निकालते तो हो चुकता अपना गृह प्रवेश। अब और कुछ नहीं तो किराए के 450 तो बचे। वैसे अभी तो 450 की लोन अदायगी चल रही है, पर उससे क्या, 8-10 साल बाद लोन पूरा हो जाएगा, तब तो चैन रहेगा। भाई के चेहरे पर बच्चों सा उतावलापन और सालों साल बाद की एक भरी पूरी दुनिया की तस्वीर थी। मैंने लक्ष्य किया, शकुन उसकी बातों पर कुछ इस ढंग से मुस्कुरा रही थी जैसे किसी जोकर द्वारा जी तोड़ हंसाए जाने की कोशिश पर दर्शक को हंसी और दया एक साथ आती है। भाई ने पकड़ा, उसकी तरफ क्या देखती हो दीदी, इधर सुनो। आटे की चक्की से लेकर सरकारी अस्पताल तक सिर्फ इतनी कि गाहे बगाहे पैदल भी जाया जा सके। सरकारी अस्पताल? अब के शकुन जब्त ना कर पाई। सब कहते हैं वहाँ ले जाने से अच्छा है मरीज को सीधे शमशान ले जाओ, कम से कम रिक्शे के 5 रुपए तो बचेंगे। भाई शकुन को छोड़ता अपनी रौ में आगे बढ़ा। परले पार गोमती की छूटी हुई धारा। पूछिए जरा दीदी, मील भर दूर से कौन कितना पानी भर कर लाएगा, ये खुद। पहले मौका तो आए, भाई ने मजाक दरकिनार करते हुए कहा। हाँ, और दया, उसके जीजाजी भी चोल के मैदान में उतर आए, और कुछ नहीं तो नदी के किनारे ही डेरा डाला जा सकता है। भाई पलट कर झेपा, क्षण भर को थोड़ा शंकित भी कि कहीं बहनोई लिहाड़ी पर तो नहीं उतरा, लेकिन दूसरी तरफ शुद्ध परिहासी दृष्टि देखकर वापस मैदान में आ डटा। हंस लीजिए आप लोग, लेकिन कम से कम प्यासे मरने की नौबत तो नहीं ही आएगी। और जब बाढ़ में पूरी पूरी मंजिल डूबने बहने की नौबत आ जाएगी तब। सब लोग कहते हैं दीदी बाढ़ आने पर इस गड्ढे में बने मकान का कहीं अता पता ढूंढे नहीं मिलेगा। ठीक है, जब डूबेगा तब डूबेगा। अभी तो पिछले 2 सालों से शहर में भगवान के दया से सूखा ही पड़ रहा है। अब के भाई भी हंसा। जरा पूछिए दीदी, क्या हमेशा सूखा ही पड़ता रहेगा? अब भाई खुलेआम झल्ला पड़ा। तो तुम अपने लिए अटाले पर एक कोठी क्यों नहीं अलॉट करवा लेती जी, तुम्हें किसने रोका है? और नहीं तो सिविल लाइंस के अहाते वाला एक शानदार बंगला ही सिर्फ 7 लाख का पड़ेगा, समझी। और वापस हम दोनों की ओर फरियादी लहजे में जोड़ गया। अब तुम ही बताओ दीदी, ये भी कोई कहने की बात है? अरे बाढ़ हिंदुस्तान के किस शहर में नहीं आती हैं? बड़े बड़े शहरों में आती है। मोहल्ले के मोहल्ले तबाह होते हैं। शहर में एक से एक रईसों के मकान नहीं डूबते क्या? शकुन जैसे अपने आप को जबरदस्ती चुप कर गई थी, लेकिन उसकी चुप्पी साफ साफ कह रही थी, चलो इस एक बात की रईसी ही सही। और ये देखिए जीजाजी,
पीछे की इतनी जगह जैसी की तैसी छूटी हुई है, वही खाली पॉकेट की फटेहाली, बस किसी तरह बाउंड्री घेर दी है। सोचा बाद में जैसे जैसे पैसे जुड़ेंगे होता रहेगा। वैसे अभी तो इस जगह का सबसे बढ़िया प्रयोग हो ही रहा है, देखिए। सचमुच हम दोनों के ही बच्चे एक दूसरे हमजोलियों के साथ मगन मन उछल कूद मचा रहे थे। भाई गदगद हुआ आया। बताओ, उस फुट भर चौड़ी गली के डब्बे नुमा दोनों कोठरियों में बच्चे इतनी खुली जगह का सपना देख पाते, इतनी हुड़दंग कर पाते? शकुन फिर से जैसे जवाब रहते चुप थी, इसीलिए भाई का रुख मोड़ती हुई बोली, चलिए अब तो दीदी जीजाजी ने मकान देख लिया ना, अब खाना लगाती हूँ। खाने के बाद सोने की बात आई तो फिर विवाद छिड़ गया। हुआ यह कि अचानक किसी बच्चे ने छत पर सोने की बात की तो सारे के सारे एक साथ हाँ हाँ करते हुए खुशी से चीख पड़े। खुद भाई भी बच्चों की खुशी देखकर खुश हो रहा था, लेकिन शकुन चौंक कर फक होते हुए चेहरों के बीचों बीच मुस्कुराती यूं ही नकार गई। काफी देर तक बच्चे यूं ही ठुनकते रहे और शकुन बगैर किसी ठोस वजह सुझाए बहकाने के तर्ज पर हीले हवाले करती रही, और भाई था कि हर शर्त पर बच्चों का मन रखने पर आमादा। एकाएक वो झल्ला कर बोल पड़ा, तुम बेबात ही बच्चों की खुशी में खलल डाल रही हो। बेबात ही? शकुन की मध्यम आवाज एकदम कटीली हो आई। वो अपनी स्थिर नुकीली दृष्टि से भाई को आर पार बेधती निश्चल खड़ी थी। भाई सकपकाया, बच्चे भी। शकुन भाई को एक और करती फुसफुसाई, सबके सामने जानबूझकर अनजान बनते हैं? अभी 1.5 हफ्ते भी नहीं हुए पुलिया पार वाले गुप्ता जी की, और बच्चों का ध्यान आते ही वापस चुप। ओफो, गुप्ता जी की लड़की तो कितनी छोटी थी, ये सब बच्चे बड़े और समझदार हैं। और फिर इन एकाध वारदातों को लेकर मैं बहस में नहीं पड़ना चाहती। बस बच्चे छत पर सोने नहीं जाएंगे। सिर्फ 10 फीट की ऊंचाई और चारों तरफ खुला नाला भी आजकल सूखा, पुलिया के ऊपर वैसे भी छोटी लाइन की गाड़ी की रफ्तार एकदम ही धीमी, सवार होकर कोई कहाँ निकल जाए तो सारी जिंदगी पता न चले। अचानक मैंने सिर से पांव तक रोए झन्ना देने वाली सिहरन महसूस की, फिर जल्दी से आवाज़ को साधा। मेरी समझ में नहीं आता इतनी कोर्ट कचहरी लगाने की क्या ज़रूरत है। एक बार भाभी ने मना कर दिया, बस सारी जगह बंद, सब बच्चे वहीं सोएंगे रसोई वाले बरामदे में। आश्चर्य, किसी बच्चे ने इस बार प्रतिवाद नहीं किया। भाई इसी में संतुष्ट कि विवाद निपटा तो उसे मेरे पास आ बैठने का मौका मिला शांति से। थकान और उबलती गर्मी की परवाह किए बिना वो एकदम मेरे पास आ बैठा। ये लेटते ही झपक गए। मैं और भाई बचपन के स्कूल, चिलबिल के पेड़, बेरी के टीले और संस्कृत वाले पंडित जी की चुटिया की बातें करते रहे। यह भी कि एक बार भाई ने मेरी मिट्टी की ग्वालिन की मूछें बना दी थीं। मैं इतना रोई कि बस। रोते रोते जाकर ग्वालिन की मूछ नल की धार में धोने लगी। धोने के बाद देखा तो मूछों के साथ साथ ग्वालिन की आँख, नाक, होंठ सब धुल गए। भाई ताली बजा बजा कर मुझे चिढ़ाकर हंसाता रहा। अच्छा, और एक बार जब तुमने मारे गुस्से के मेरी सारी जामुनें उठाकर फेंक दी थी और मैंने कचकचा कर तुम्हारी बाह में काट लिया था, उसकी याद है? भाई शर्माता सा हंसा। याद कैसे नहीं होगी, ये देख। मैंने ब्लाउज की आस्तीन खिसकाकर उसके 3 नन्हे दांतों का निशान दिखलाया। निशान गहरे उभरे थे, झेपा वो। अच्छा, और वो जो बाकी सब सुबह। उठिए, अब दीदी को सोने दीजिए और जरा किवाड़ों पर ताले डलवाइए। भाई बेमन से ही उठा और शकुन के साथ एक एक दरवाजे में 2-2, 3-3 सिटकनियाँ सांकले चढ़ाता रहा। उसके बाद तालों का नंबर आया। पीछे के दरवाजे पर 3-3, 4-4 तरह के ताले। मेरे टोकने पे शकुन बोली, बाउंड्री तो बस नाम की है दीदी, सारा घर तो पड़ोसी थाली सा खुला पड़ा है। छोटी से बड़ी तक एक एक चीज़ हर शाम ढो ढो कर अंदर लाती हूँ। पिछले हफ्ते इनकी एक पैंट और बनियान भूल से रह गई थी, सुबह होते ही गायब। अरे अरे, मैंने तो अपनी साड़ी बाहर ही फैलाई है। ले आई कब की, ये तो रोज का ही काम है। और वो थकान से बोझिल आंखों के बावजूद एक एक ताले सिक्कड़ खींच खींच कर इत्मीनान करने लगी कि सब अच्छी तरह से बंद तो है। बुझी बत्तियों के गहरे सन्नाटे में मैं सोने की कोशिश कर रही थी कि मुझे बच्चों वाले बरामदे से खुसखुसाती आवाज़ें आईं। वो गुप्ता जी वाली लड़की कितनी बड़ी थी? क्या इस छोटी जितनी? ये कितने साल की है? वो तो मीनू से 2 साल छोटी थी। तुम लोगों ने उसे देखा था? मेरी छोटी वाली की सहमी जिज्ञासा। लो, हम लोगों के साथ ही तो खेलती थी वो। ना खिलाओ तो उधम मचा कर रख देती थी, लेकिन थी तो छोटी ही ना, तो हम उसकी कच्ची पक्की रखते थे, क्योंकि पकड़म पकड़ाई में चोर को अपनी तरफ आते देखते ही वो जोर से चिल्लाकर रोती हुई भागती थी। बहुत छोटी थी ना, वो तो डरती थी धप्पे वाले चोर के नाम से ही, लेकिन खेलना भी चाहती थी। असली चोर से उसे कितना डर लगा होगा।
गुप्ता आंटी इसलिए सारे समय खूब रोती रहती हैं ना? हाँ, क्योंकि सब लोग कहते हैं कि चोर लोग बच्चों के हाथ पैर जलाकर या तोड़कर उनसे भीख मंगवाते हैं। भाई की मीनू, मैंने एक पिक्चर में देखा था ना कि चोर ना एक बच्चे को उठाकर ले गया, फिर उसके पापा से खूब सारे ढेर सारे पैसे मांगे, फिर बच्चे को लौटाने के बदले में ऊंचे वाले टीले से नीचे लुढ़का दिया। मीनू, मुझे डर लग रहा है। भाई के छोटे वाले की हदसी कातर आवाज। तू आंख मुंह दोनों चादर में छिपा ले। शायद मेरी बड़ी वाली भाई के बड़े वाले को जांच रही थी। क्या तुम्हें डर लग रहा है? चोर लोग रात में ही क्यों आते हैं? सुनने वाला जैसे अपने बगल वाले से दुबके दुबके पूछ रहा था। हाँ, लेकिन पता है, हमारी कॉलोनी वाली एक आंटी के घर में तो दोपहर में ही घंटी बजाकर घुस गया था चोर। उस समय पापा लोग बच्चे लोग वहाँ होते नहीं हैं ना। आंटी ने समझा उनके बच्चे लोग आए हैं। उधर चोर ने चाकू निकाल लिया, लेकिन वो वाली आंटी बहुत बहादुर थी। वो भिड़ती रहीं, चिल्लाती रहीं। अंत में एक दो लोग दौड़े तो चोर भागा, किंतु चोट बहुत आई आंटी को। हमारे भी 7 नंबर वाली आंटी के घर में ना कुछ दिन पहले एकदम शाम को ही 3-4 आदमी पिस्तौलें लेकर घुस गए थे और बोले, अपने आदमी और बच्चों की जान चाहती हो तो फौरन सारी चाबियां हमारे हवाले कर दो। हम लोगों तक हवा में पिस्तौलें दागने की आवाज़ें भी आईं। वे धमका रहे थे। फिर तभी उनका नौकर सब्जी लेकर पिछले दरवाजे से रसोई में घुसा और भनक लगते ही छत पर चढ़कर बेतहाशा शोर मचाने लगा। बस वे सब भाग गए, नहीं तो वे सब लूटने के बाद अंकल आंटी सबको मार भी डालते कि कहीं वे लोग बाद में उन्हें पहचान ना लें। इसीलिए ये लोग मुंह पर कपड़ा बांधे रहते हैं। ए बस करो ना तुम लोग, छोटी डर रही है और तू जैसे नहीं। जाने दो, अब कोई चोरों की डरावनी बातें नहीं करेगा। सुबह धुंध में सफ़ेद फक सूरज और थम थम डोलती ओस भीगी हवा। गर्मियों में ऐसी सुबह एक लाड़ भरे उपहार सी। तन मन ताजगी से भर उठा। बच्चे इतनी सुबह कभी नहीं उठते थे, लेकिन आज मामा के घर और नई जगह की उत्तेजना में कब के उठे, सीढ़ियों से ऊपर नीचे करते घर के चारों तरफ नाचे मार रहे थे। ढलान के ऊपर बिछी रेलवे लाइन, अधफूटी पुलिया और ओस भीगी घास नाले की नमी की वजह से ही इस गर्मी में भी हरी और नम थी। मौसम अच्छा हो गया ना? चलो दीदी, हम तो वहाँ बैठकर चाय पीते हैं। शकुन, तुम भी आ जाओ चाय लेकर। जीजाजी उठ गए होते तो मज़ा आ जाता। कुल 1 हफ्ते के लिए तो तुम लोग आए हो। चाय पीते पीते वो सुबह के चाय नाश्ते से लेकर दोपहर और रात के खाने तक के लिए जाने कितनी चीज़ें बनाने की सलाह और मशवरा दिए जा रहा था शकुन को। जीजाजी के लिए ऑमलेट जरूर बना देना, चम्मच से खूब फेंट कर, समझी शकुन? थोड़ी डबल रोटी भी, लेकिन दीदी के लिए कचौड़ियाँ, बच्चों के लिए दलिया ठीक रहेगा, या सूजी का हलवा। क्यों शकुन? दीदी शकुन भरमा करेले बहुत अच्छा बनाती है। रात को खाना पहले से बनाकर रख लेना। घूमने चलेंगे ना शाम को गोमती के किनारे, या फिर सिविल लाइंस वाले पार्क में, अथवा फिर नीलकंठेश्वर, कहीं भी। साथ साथ जाने की बात ही और है। लेकिन अंधेरा गिरने से काफ़ी पहले ही शकुन थी। भाई ने आंखें तरेरी और शकुन चुप हो ली। फिर भाई जैसे अपने आप में बोलता गया, गर्मियों में तो ऐसे भी अंधेरा देर से गिरता है। वैसे ठीक है, बच्चा पलटन के साथ रिक्शा वगैरह मिलने में परेशानी ना हो, इसलिए जल्दी लौट आएंगे। इस बीच बच्चों का दल उछलता कूदता हुआ आया और भाई का राजा अपने भोलेपन में घोषणा सा करता हुआ बोला, हम लोग पुलिया पर जाएंगे। बड़े मंटू कहता है बस इतनी सी दूर तो है, वो सबको घुमा कर लाएगा। जैसे उम्मीद थी, शकुन रसोई से सुनते ही चिल्लाई, कोई कहीं नहीं जाएगा। शाम को तो सब लोग साथ साथ घूमने चलेंगे ही। फिर अभी नाश्ता नहीं करना है क्या? अभी तो आपका नाश्ता बना ही नहीं, मंटू बुनबुनाया। फिर मेरी तरफ देखकर संभल गया और सारे बच्चों को ललकार कर बोला, चलो हम लोग डाकू डाकू खेलते हैं। मेरे पास 3-3 पिस्तौलें हैं। 3 पिस्तौलें? मैं बुदबुदाई तो शकुन बोली, क्या करूं दीदी, जाने कहाँ से पुरानी धुरानी खिलौनों की पिस्तौलें जमा करने का शौक हो आया है। क्लास के लड़कों और अपने दोस्तों से भी कह रखा है इसने कि जब तुम्हारी पिस्तौलें पुरानी बेकार हो जाएंगी तो मुझे दे देना। मारे गुस्से के अभी पिछले हफ्ते अलमारी साफ करते हुए 2 पिस्तौलें नाले में फेंक दी थी, आज फिर जाने कहाँ से 3 और। तभी धाए की आवाज़ से मैं एकदम दहल गई। शकुन नहीं चौंकी। इसी मंटू की शरारत है, दिवाली के बमों में से छिपा कर रख लिया करता है खेल के समय धाए मारने के लिए। अपने को रोक ना पाई, चुपचाप जाकर दरवाजे की आड़ से झांका तो सन्न रह गई।
भाई का मंटू सचमुच जाने कहाँ कहाँ की पेटियां और कबरबंद कसे मुंह पर काला कपड़ा लपेटे दुर्दांत डाकू बना खड़ा था और दोनों हाथों में पिस्तौलें थामे कुत्सित तरीके से और जैसा संवाद बोल रहा था सुनकर मैं कांप गई। खेल में वो अपने साथियों के साथ पूरे परिवार को धमका रहा था और घर की औरत को छम्मक छल्लो संबोधित करता अपनी मांग पूरी ना होने पर सबको गोलियों से भून दिए जाने की धमकी दे रहा था। खेलने आए बच्चों में एक मंटू के पैर की ठोकरें खाता लगातार हाय तौबा कर रहा था और दो छोटे बच्चे खेल में भी सचमुच डरे हुए कोने में सिकुड़े बैठे थे। नाश्ता नाश्ता, चलो सब लोग नाश्ता करने, मैंने जैसे खुद की दहशत से निजात पाने के लिए ही कहा। नाश्ते के बाद फिर एक मारुति और तीन तीन स्कूटरों की जबरदस्त भिड़ंत हुई और देर तक खेल की हाय तौबा मची रही। उसके बाद छुक छुक गाड़ी की बात सुनकर थोड़ी तसल्ली हुई। प्लेटफॉर्म पर सचमुच पान बीड़ी सोडे लस्सी और चाय गरम बेची गई। ट्रेन सीटी देकर चली गई, लेकिन तब तक तो धाड़ 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 ट्रेन धड़ाधड़ पुल के नीचे गिरने लगी और इस वहशी ढंग से चीखना चिल्लाना शुरू हो गया कि बैठे रहना मुश्किल हो गया। चीखने चिल्लाने की रिहर्सल की भी जरूरत नहीं थी, शोर इतना बढ़ा कि शकुन डपटने को लपकी। ये सब कभी गुड्डे गुड़िया वगैरह नहीं खेलते? भाई खींच उठा। किस जमाने की बात कर रहे हैं आप? शायद अपने जमाने की। मैं यादों में सिंझी हंस दी तो भाई सचमुच पलक मारते उसी सरहद पर पहुंच गया। हाँ, मेरा ख्याल है दीदी, हर 6 महीने पर तुम्हारी एक ना एक गुड़िया की शादी जरूर होती थी। एक पूरा कुनबा ही था तुम्हारे पास गुड़ियों का। हम छोटे से चूल्हे पर पूरी पकवान बनाते थे, ढेर सारे जंगली फूल पत्ते इकट्ठे कर मंडप छवाते थे, छोटे छोटे बांस इकट्ठे कर उन पर सिगरेट की पन्नियाँ चिपकाते थे। हाँ, हम दोनों ने मिलकर डब्बे भर भर के सिगरेट की पन्नियाँ इकट्ठी कर रखी थी। हम सारे सारे दिन गुड़ियों के गहने गुड़िया कपड़े लत्ते जरी गोटे संवारते रहते, चौक वंदनवार सजाते रहते और हम सारे लड़के दिन भर पिपहरी नगाड़े यानी कि नुमाइश से खरीदा लाल पीले कागजों वाला ढोल पीटते रहते। भाई ने कुछ सोचा और एकाएक ठठाकर हंसा। सबसे ज़्यादा मज़ा तब आता जब तुम और तुम्हारी सारी सहेलियां खूब बड़ी बड़ी 6 गजी साड़ियाँ लपेट कर इतराती हुई एक दूसरे को बहन जी कहती हुई बेटे बेटियों की जगह अपने अपने गुड्डे गुड्डियों की परेशानियां बखानती होती। सारे लोग मुंह दबाकर हंसते होते, लेकिन हमें फुर्सत कहाँ होती ये सब देखने की कि कौन हंस रहा है हम पर। हम तो गला फाड़ फाड़ कर बन्ने बन्नी गा गा कर नाचते होते। बन्नी री मेरी लाडली बन्ने पर मचल गई रे। अचानक बीरू बरबस कह उठा, अच्छा तुम्हें उस राधा की याद है, वही जो खूब चक्कर काट काट कर लहरा लहरा कर नाचती थी? हाँ, खूब अच्छे से। एकाएक भाई की आवाज़ डूब सी गई, जैसे सोच रहा हो कहे या नहीं। फिर बोला, जानती हो वो आधी विक्षिप्त सी हो गई है अपने पति और दोनों बच्चों के एक्सीडेंट के बाद। एक्सीडेंट कैसे? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। वे बाजार से लौट रहे थे, स्कूटर पर उसका पति दोनों बच्चों की ठुनक पर उन्हें टॉफ़ी दिलाने और राधा की फरमाइश पर मीठे पान लगवाने दुकान पर गया। राधा कदम पर स्कूटर के पास खड़ी थी। वो टॉफ़ी और पान लेकर घुमा ही था कि अचानक गुजरती हुई एक मोटरसाइकिल से 5-6 गोलियां छूटीं और उसके पति तथा दोनों बच्चों को वहीं का वहीं छितराते हुए निकल गईं। सिर्फ राधा बच रही। रोया रोया गनगना कर काँप उठा। एक भयभीत सेरन दौड़ गई, जैसे आंखों के ऐन सामने राधा के पति और अबोध नन्हे बच्चे खून की छींटों से तरबतर छटपटा रहे हों। लेकिन आखिर क्यों? किसी से दुश्मनी या कहासुनी हुई थी? कहीं कुछ नहीं। कुछ लोग कहते हैं किसी और के बदले गलती से मारा गया है, कुछ का कहना है बस यूं ही लोगों के दिलों में दहशत फैलाने के लिए। भाई आधे पर रुक गया। शकुन लौट रही थी रसोई की ओर से। हमने झटपट विषय बदला। हम शेख चिल्ली और मस्खरे पंडे का स्वांग किया करते थे ना बीरू, तुम्हें याद है? और तुम तो तीसरी चौथी क्लास से ही खूब देशभक्ति वाला खेल भी खिलवाती थी। सबसे ज़्यादा 15 अगस्त और गांधी जयंती को जो स्कूल में देखती वही सब घर आकर अगल बगल के बच्चों को इकट्ठा करके करवाती थी। कविता, अंताक्षरी और ध्वज वंदना। सबसे अच्छा मुझे वो वाला गीत लगता था। कौन सा? अमर कीर्त हो ध्वज की। हाँ हाँ हाँ, भाई बच्चों सा उल्लसित। अचानक मैंने वो ट्यून गुनगुनाई जैसे उसका छोर तलाश रही हूँ कि भाई ने फौरन वो ट्यून पकड़कर गीत की पंक्तियाँ थमा दी और अगले ही क्षण मैं और भाई दोनों गुनगुनाते गुनगुनाते सस्वर गाने लगे, जैसे स्वर की बहती धारा में अपनी अपनी डोंगी लिए एक साथ तिर रहे हों, ऊपर नीचे लहरों के साथ साथ। मैंने पहली पंक्ति खींची, केसरिया बाने वाली
ये धरती जगर मगर हो। दूसरी पंक्ति भाई ने उठा ली, शस्य श्यामला हरी भरी हो, अगजग से सुंदर हो। फिर जैसे दोनों डोंगियां एक साथ धारा के उद्दाम बहाव में, अगजग से सुंदर हो, अपनी धरती जगर मगर हो, ये धरती जगर मगर हो। आत्मविस्मृत स्वरों की धारा धार बहाव के साथ हम दोनों एक के बाद दूसरे अंतरा पर आते चले गए। कितने सालों बाद भाई की आवाज़ का सोज और उन्मुक्तता फूटी थी। मेरी आवाज़ की कुलबुलाती पतली धारा के साथ भाई के स्वरों का फेनल सोता फूट पड़ा था। अचानक तंद्रा टूटी। बच्चे खेल छोड़कर और जीजाजी जासूसी उपन्यास छोड़कर चारों तरफ से खड़े तालियां बजा रहे थे। शकुन रसोई से दाल का छौंका बघारती मुस्कुरा रही थी। मेरा ख्याल है अपने ज़माने में ये दोनों भाई बहन गा बजा कर टोले मोहल्ले में काफ़ी पैसा बटोर लाते होंगे, बहनोई ने ठिठोली की। लेकिन बच्चे सस्मित कौतूहल भरी प्रशंसा से हमें अभी देखे जा रहे थे और मैं सोच रही थी, ये इतनी हल्की फुल्की पूरी उन्मुक्तता में मुस्कुराती हुई शकुन कितनी सुंदर है। ये हमेशा ऐसी नहीं रह सकती। कहाँ हो पाया वैसा। अगली सुबह ब्रश पर पेस्ट लगाते लगाते ही उसी पीछे छूटी खुली जगह में जबरदस्त उत्तेजना, भाई की खींच भरी फुसफुसाहट, धीरे बोलो, दीदी जीजाजी जाग जाएंगे। मुझे देखते ही उत्तेजित बदहवा शकुन एक सांस में चालू हो गई। ये देखिए दीदी, ये बाउंड्री से यहाँ तक साफ साफ किसी के पैरों के निशान। अब आप ही बताइए, ये भला जानवर के हैं क्या? मैं कहती हूँ पिछली रात जरूर कोई फलांग कर आया था, लेकिन ये समझते ही नहीं है। कहते हैं चोर आया था तो फिर खाली हाथ कैसे गया। अब समझाइए इन्हें कि हो सकता है तभी हम में से कोई गुसलखाने जाने के लिए उठा हो और बत्ती जली देखकर चोर का हौसला पस्त हो गया हो, या फिर उसने साधारण ताला समझा हो। जबकि ये तो मैंने मंझले चाचा के पास से लाए असली अलीगढ़ी ताले लगाए हैं। पिछले साल गई थी तो कुछ भी ना लाई सिवाय इन तालों के। आज ये ताले ना होते तो घर लुट गया होता कि नहीं। शकुन की आंखें डबाडब, लेकिन भाई को ये सब बेहद नागवार गुजर रहा था। लुट गया होता तो कौन सा बड़ा कानून का खजाना गड़ा रखा है हमारे घर में, हैं? तुम्हें बेवजह हड़कंप खड़ा करने की आदत है। अब आया था या नहीं आया था उस पर हुज्जत करने से क्या फ़ायदा। लो, जीजा जी को भी जगा दिया। खुश? अब कुछ चाय वाय दोगी इन लोगों को कि फौजदारी ही चलाओगी? चढ़ाई है चाय, शकुन आहिस्ते से बोली। पर जीजा जी और दीदी कोई बाहर के हैं, इन लोगों से कौन सा दुराव। आप ही बताइए दीदी, सबसे बड़ा खजाना तो हमारे बच्चे ही। इसके बाद भाई का आंखें तरेरना और शकुन का खुद ब खुद जीभ काटकर आधे पर चुप हो जाना एक साथ हुआ। पर एकाएक तीनों बच्चों के चेहरे आप से आप सफ़ेद फक होते पड़ते चले गए। तब भाई फिर से जैसे एक साथ ढेर सारे डूबते लोगों को बचाने के लिए नदी में कछाड़ा मारकर कूद पड़ा हो। चलो भाई, आज नाश्ते के लिए जलेबियां मंगवाई जाएं। शकुन तुम्हारी छुट्टी। जीजा जी, वहाँ अगले नुक्कड़ पर ही एक छोटी सी हलवाई की दुकान है। दुकान तो एकदम छोटे खोमचे सी, लेकिन जलेबियां बेहद कुरकुरी और जायकेदार बनाता है। दीदी तुम्हें याद है, हमारे संदीले वाले मकान के पास एक ननकू हलवाई बसा करता था। जब भी मैं उसकी दुकान पर कुछ लेने जाता, वो हमेशा खरीदे हुए सामान के साथ एक दोने में मुझे 4 जलेबियां भी अलग से पकड़ा दिया करता। लेकिन तुमने कभी भी मुझे अकेले चारों जलेबियां खाने की नौबत नहीं आने दी। हमेशा घर के गलियारे में मैं घुसा नहीं कि तुम झट दरवाजे की ओर से पूरी मुस्तैदी से प्रकट हो जाती। निकाल ननकू की जलेबियां। बच्चे ठठाकर हंस पड़े। धीरे धीरे पैरों के निशान सबके दिमाग से गायब होते चले गए। शाम को भी भाई दाल बड़े ले आया और रात के लिए रबड़ी के कुल्ले भी। हम दोनों के ही बच्चों की ताकती झांकती शर्माई ललचाई आंखें देखने लायक थीं। अपने अपने घरों में ना मेरे बच्चों को रबड़ी मलाई जुट पाती थी, ना भाई के बच्चों को ही। मेहमानों के आने पर हाथ और भी ज़्यादा तंग रहता, लेकिन भाई तो जैसे इन दिनों किसी नशे या सुरूर की झोंक में पैसा बाहे जा रहा था। शकुन रोकती, अभी तो शक्करपारे थे ही, सिवई बना देती। 20-25 रुपए रबड़ी में फेंकने की भला क्या ज़रूरत थी। लेकिन भाई शकुन की बात एक बेतकल्लुफ़ हंसी में उड़ाता। रात के खाने के बाद बच्चों को ललकार ललकार कर रबड़ी की बंदरबांट करने में मगन था और अंत में खाली कुल्हड़ घुमाकर एकदम चक्केबाजी के पेशेवर अंदाज में पुलिया पार फेंक कर बच्चों से बोला, अच्छा तो बच्चा पार्टी, अब आप लोग यहाँ से 9-2-11 होइए और बरामदे में जाकर कहानी, किस्से, चुटकुले, अंताक्षरी जो मन में आए कीजिए। अब हम लोग यहाँ खुले आंगन में ताश की बाजी जमाएंगे, शतरंजी बिछाकर। क्यों जीजा जी? और यूँ देखा जैसे एक ज़बरदस्त खुशनुमा सरप्राइज़ दिया हो।
सचमुच हम पति पत्नी निहाल हो गए। बच्चों ने तो इतना प्यार दुलार, इतनी रौनक और खाने खेलने का इतना सुख अपनी याद में कभी उठाया ही नहीं था। मामा उनके लिए फरिश्ता बना हुआ था। शकुन, शतरंजी लाओ। मैं मनोज को भी दोपहर से कह आया था, मन ही मन अपनी जबरदस्त प्लानिंग पर जैसे खुद को ही शाबाशी दे रहा हो। आओ दीदी। शकुन, रसोई उठाकर तुम भी आकर जीजा जी के 2-4 नहले पर दहले मार जाओ। बड़ी सीधी सादी समझते हैं ना तुमको वे, जरा पैतरे भी तो देखें तुम्हारे। शकुन सचमुच जल्दी ही मुस्कुराती हुई आ गई। मनोज भी। पत्ते दनादन फेंके काटे बांटे जाने लगे और उतनी तेजी से शकुन की माहिर इशारेबाजियां विपक्ष पर कहर बरपाने लगीं। भाई के हंसने तिकड़ने के बाद अब लगातार हारने की वजह से आग बबूला होने की नौबत आ गई थी। वो शकुन पर कड़ी निगाह रख रहा था, उसकी इशारेबाजी पकड़ने के लिए। तभी शकुन चौंक कर भयभीत स्वर में फुसफुसाई, सुनिए, लगता है किसी ने चक्का फेंका है ठीक मेरी बगल में। अच्छा अच्छा, इस बार पत्ते नहीं आए तो ये नहीं चाल? अरे यार, तुम ताश की चाल के सिवा दूसरे चालें भी समझा करो। चक्के में लपेट कर प्रेम पत्र भी तो आते हैं। जीजा जी ने मखौल की। लेकिन बात खत्म होने से पहले ही अंधेरे में 3-4 चक्के और आ गिरे। उनमें से एक ठीक मेरे कंधे के नीचे। सबके सब हड़बड़ा कर तेजी से एक ओर हट आए। भाई उत्तेजित सा एक बार बाउंड्री की तरफ लपका, लेकिन उन्होंने और मनोज ने रोक लिया। सचमुच वो नादानी होती, क्योंकि कुल 3 हाथ ऊंची बाउंड्री के पीछे दूर दूर तक गाढ़े अंधेरे के सिवा कहीं कुछ नहीं। हमारी रोशनी का दायरा सिर्फ हमारी शतरंजी तक था, जिसमें बाहर वाले हमें देख सकते थे, लेकिन हम अपने दायरे से बाहर कहीं कुछ नहीं। अगल बगल आगे पीछे कोई मकान, झोपड़ा, दुकान कुछ नहीं। सबके चेहरे विभिन्न सी शंका, उलझन, भय और उद्विग्नता से जमे हुए थे। बीच बीच में हवा से सरसराते जंगली झाड़, पत्ते या किसी जानवर की आहट। सरसराहट खामोशी को और भयानक बना जाती। थोड़ी थोड़ी देर बाद पत्थर आते जा रहे थे। शकुन का चेहरा सफ़ेद से पीला पड़ता जा रहा था और भाई बुझा हारा सा विचित्र दयनीय मुद्रा में जैसे खुद की कैफियत दिए जा रहा था। समझ में नहीं आता कौन लोग हो सकते हैं आखिर इतनी रात, इतने अंधेरे में इस तरह ढेले कंकड़ फेंकने का कोई मतलब ही नहीं। दीदी, अचानक शकुन की बहुत कातर, बहुत डूबी सी आवाज़ उतराई, सब गलती मेरी है। जिस दिन से मैंने। तुम चुप रहो जी। भाई जैसे डपट कर उसका मुंह बंद करता हुआ बोला, हमेशा कुछ ना कुछ बेसिर पैर की बातें ही सोचा करती हो। कुछ नहीं दीदी, मुझे तो लगता है कुछ शरारती उजट किस्म के लड़के इधर से गुजरे होंगे। लड़कों की तो राह चलते बेवजह कंकड़ फेंकने, ठोकर मारते चलने की आदत ही होती है। पूरी तरह आश्वस्त ना होने पर भी बाकी लोगों को जैसे एक सहारा सा भाई उत्साहित हो उठा। देखिए, अब तो चक्के आने भी बंद हो गए, आइए वापस बाजी शुरू की जाए। शकुन वैसी ही उद्विग्न, भाई की दलीलों से जरा भी आश्वस्त नहीं, ना बाहर खेल चालू रखने के जरा भी पक्ष में। लेकिन भाई खेल जारी रखने पर आमादा, जैसे उसकी प्रतिष्ठा का सवाल हो। बाकी बचे लोग अलग अलग दोनों के संकोच में। कोई और चारा न देख मैंने उपाय निकाला, चलो शकुन, हम लोग अंदर बातें करते हैं, इन तीनों को जमाने दो। शकुन चुपचाप अंदर चली आई, लेकिन बातें क्या करते। मैं ढूंढ ढूंढ कर बातों का छोर तलाशती। हाँ, स्कूल कैसा है बच्चों का, पढ़ाई ठीक तो है? शकुन चौंक कर कहती, अच्छा, लेकिन बहुत दूर, पूरे मील भर लंबा सुनसान रास्ता दीदी। मैं इधर खुद बच्चों को छोड़ने जाती हूँ। मैं सहजता का अभिनय करती शकुन को दुनिया जहान की बातों में लगाने की कोशिश करती रही, लेकिन वो जैसे सिर्फ मेरा लिहाज रखने की खातिर 2-4 शब्दों में जवाब देने की खानापुरी करती रही कि अचानक बाहर खेलते लोगों के उठने और तेज होती उत्तेजित फुसफुसाहटों की आवाज़ें आने लगीं। छोड़ो छोड़ो, चलो अंदर। बीरू, नहीं उधर नहीं, चलो अंदर चलते हैं। जरूर कोई साजिश है, कोई धमकाने की कोशिश कर रहा है, वरना इस तरह इतनी रात को। तुम्हारी किसी से दुश्मनी तो नहीं? मनोज तुम्हारी कहीं शराब की भट्टी वाला तो ये ज़मीन हड़पने? क्या बात है? शकुन उन्मादनी सी उठ खड़ी हुई। कुछ नहीं, भाई की आवाज़ एकदम पूरी खाली। चक्के फिर पड़ रहे हैं ना? मनोज ने भाई की आंखें बचाकर शकुन की हाँ में सिर हिलाया। इन्होंने दीवार से सिर टिक्का कर चुपचाप सिगरेट सुलगाई। अब क्या होगा? शकुन रोकते न रोकते जैसे टूट बह कर प्रलाप सा कर उठी। कैसे रह पाएंगे हम यहाँ? आप लोग तो 2 दिन बाद चले जाएंगे दीदी। जरा सोचिए मेरा हाल, कहीं मेरे बच्चों को कुछ हो गया तो? होश में आओ शकुन, ये सब क्या तुम अनपढ़ गवारों की तरह बके झके जा रही हो? कोई अंधेर है क्या? मुझे शकुन से ज़्यादा तरस भाई पर आ रहा था। उसका चेहरा इस वक्त हताश आदमी का चेहरा हो गया था,
जो चाहे जितनी हिम्मत, चाव और उमंग से सब कुछ संवारना चाहे, वो बिगड़ता ही चला जाए, दांव उल्टे ही पड़ते जाएं। अंधेर तो है दीदी, अब इससे ज़्यादा अंधेर और क्या हो सकता है। मैं कहती हूँ ये सब जरूर कोई साजिश। कुछ नहीं, तुमने अकेले सोच सोच कर अपने दिमाग में सारे फितूर पैदा कर लिए हैं। मैंने शकुन को लाड़ से झिड़का। भाई ने कृत्य नजरों से मेरी तरफ देखा। परास्त योद्धा को सचमुच बल मिला। वो वापस मैदान में आ डटा। बस यही तो मैं भी कहता हूँ, इसमें घबराने की कोई बात ही नहीं है। मुझे तो लगता है ऐसी किसी लफंगे बदमाश की शरारत थी। आइए अंदर खेलते हैं, क्यों दीदी? उसने तत्क्षण सहारे के लिए मेरी ओर देखा और मैं जी जान से जुट गई। हाँ हाँ, क्यों नहीं, खेलना है मनोज। आप लोग खेलिए भाई साहब, मैं तो वैसे भी उठने वाला था, मनोज उष्टी आवाज में बोला। हाँ छोड़ो अब। इन्होंने दोबारा सिगरेट सुलगा ली। भाई अब सीधे सीधे खुलेआम परास्त था। तो मैं चलता हूँ, मनोज था उद्विग्न सहमा। अचानक भाई ने उसका आशय समझा। हाँ चलो, तुम्हें बाहर तक छोड़ देते हैं। मैं भी चलता हूँ, इन्होंने कहा। उन दोनों के जाते ही शकुन इस तरह मेरे पास आ बैठी जैसे फिर दूसरा मौका मिले ना मिले, और एकदम फुसफुसा उठी। दीदी आप किसी तरह इन्हें समझाइएगा कि ये इस मकान को बेचकर वापस तंग गली वाले बदबूदार मकान में ही चले चलें। मैं चौंक गई। तुम्हें क्या हो गया शकुन, इस तरह जरा जरा सी बात में एकदम नया, वो भी इतनी मुश्किल से, इतनी उमंग से बने अपने मकान को बेचने तक का सोच गई? बच्चों से बढ़कर तो मकान नहीं है दीदी। अब की सचमुच मैं झल्ला पड़ी। ये तुम बेबाक बच्चों की जान का खौफ क्यों खाती रहती हो शकुन? अरे एक गुप्ता जी की बच्ची वाली घटना की वजह से? सिर्फ उसकी वजह से नहीं दीदी, आप पूरी बात नहीं जानती। क्या नहीं जानती? नहीं जानती तो बताओ फिर। यहीं इसी रेलवे लाइन की ढलान पर अभी हफ्ता पहले ही तो, वो भी लू से लहकती सुनसान निचाट दोपहरी में। शकुन क्रमशः उत्तेजित होती हुई जल्दी जल्दी फुसफुसाने लगी। तो हुआ क्या? बच्चे खाना खाकर अंदर कमरे में थे। मैं लू गर्मी से बेहाल किसी तरह रसोई समेट रही थी। तभी जैसे किसी चीज के बार बार गिरने की आवाज सी, फिर एक दबाकर घुटती जाती हुई मासूम चीख सी। मुझे जाने क्यों अजीब सा महसूस हुआ दीदी। रसोई से एकदम बाहर निकल कर आई और बाउंड्री तक आते आते तो हाथ पांव सोने से रह गए। रेलवे लाइन की ढलान पर एक आदमी जमीन से हर बार एक बच्चे को उठाता और बच्चा छटपटा कर उसकी गिरफ्त से छूटने की कोशिश करता। खींच कर वो आदमी बच्चे को दूने वेग से पटक देता। अंततः बच्चे का दम फूल गया। आदमी ने ठुड्डी के ठीक नीचे से गला पकड़कर बच्चे को उठाया, फिर उसे कंधे पर पीपे की तरह लटकाए ढलान के ऊपर जल्दी जल्दी से चढ़ने की कोशिश करने लगा। बच्चे की आंखें लाल कीड़े सी बाहर निकल पड़ रही थीं, हाथ पांव छटपटाते हुए, लेकिन आवाज घुट गई थी। कहते कहते शकुन हांफने लगी थी, खुद मैं भी। मैं जैसे होश हवास खोकर बदहवास चीखने लगी, गला फाड़ फाड़ कर। मुंडेर के आसपास बिखरे ईंट रोड़े जो कुछ भी हाथ लगता तेजी से उठा उठा कर फेंकती जा रही थी। अब तो ठीक ठीक कुछ याद भी नहीं पड़ता दीदी, सिवा इसके कि मैं पूरे वहशीपन से चीखे जा रही थी। बाद में बच्चों ने भी शोर मचाना शुरू किया। फिर पता नहीं, शायद दूर के मकान वालों ने भी अपनी मुंडेरों से देखा और शोर मचाया, या फिर आवाज़ों से उस आदमी का संतुलन बिगड़ा। बच्चा ढलान से नीचे लुढ़क गया और वो आदमी तेजी से ऊपर भागकर ओझल हो गया। शकुन उत्तेजना से हांफने लगी थी। मैं खुद सनाका खाई हुई सी स्तब्ध बैठी रह गई थी। मनोज को बाहर तक छोड़कर वे दोनों भी चुपचाप खाट के दो छोरों पर बैठ गए थे। इनकी मुद्रा तो हमेशा जैसी चुप गुमसुम, कुछ और ज़्यादा ग्रस्त त्रस्त सी ही। खल रही थी तो भाई की चुप्पी, उसकी बेहद उदास खामोशी। लाख कोशिशों और यत्न के बावजूद उसका यज्ञ विध्वंस हो चुका था। सारे लतीफ़े, मस्खरी और तोतले अतीत की खिलखिलाती यादें उस बच्ची सी सहमी खड़ी थीं, जिसे बिना दोषी सजा देकर कोने में खड़े रहने को मजबूर कर दिया गया हो। खामोशी मैंने ही तोड़ी। अपनी मनःस्थिति से उबर कर शकुन को भी उबारने की कोशिश की। देखो शकुन, तुम बहुत ज़्यादा घबरा गई हो। सबसे पहले तुम ये सोचो और अपने मत को विश्वास दिलाती रहोगी कुछ नहीं होगा। ईश्वर करे कुछ ना हो दीदी, लेकिन हर समय कुछ भयानक से भयानक हो जाने की संभावनाओं के बीच जीना कितना दहशत भरा होता है, आप कल्पना नहीं कर सकती। मैंने चौंक कर इनकी ओर देखा। कुछ ऐसी ही बात तो हमारे शहर की दुर्घटना पर इनकी थी, तड़प कर मरने के अंदेशे का खौफ। जैसे सबका और सारा जीवन किसी एक ही सतह पर उतर रहा हो। मैं, शकुन, भाई, बच्चे, हमारे, उनके, सबके, और सबके साथ यही जानलेवा दहशत। दीदी,
शकुन अनुनय सी करती बोली, इनसे कहिए अपना एक छोटा सा घर होने की महत्वाकांक्षा ये भूल जाएं अब। ये अपना घर कैसा, जहाँ पल भर भी सुख शांति नहीं। जानती हैं, यहाँ से सिर्फ 1.5-2 फरलांग पर ही शराब की भट्टी है। सोचिए, कच्ची शराब की भट्टी और लाइन उस पार शहर के नामी स्मगलर की कोठी। मेरे सामने ही चरस की पोटली लेकर आते हुए एक बच्चे को पकड़कर पुलिस ने इतनी बुरी तरह पीटा कि बेचारा खून से लथपथ घंटों छटपटाता रहा। इनसे कहिए हम उस किराए के दड़बे में ही क्यों ना वापस चले जाएं। हम धूप रोशनी को भले तरस जाएं, पर ये खौफ, ये दहशत। और दीदी, हठात भाई जैसे तमतमाते हुए महत्वपूर्ण फैसले सा सुनाता हुआ बोला, इसे समझा दो कि अब हमारा उस गली वाले पुराने मकान में जाना कतई संभव नहीं। मेरा सारा पैसा लोन सहित इस मकान में लग चुका है। चाहूँ भी तो ना अब कोई एडवांस पगड़ी जुटा सकता हूँ, ना वो पुराना वाला या नया ही, कोई दूसरा घर ही मिल सकता है। मैं इसी में रहूँगा और सुख शांति से रहूँगा, या कहूँ कि रहने की कोशिश करूँगा। वही कोशिश शकुन को भी करनी होगी, क्योंकि इसके सिवा कोई चारा नहीं है। ऐसा भी नहीं कि मैं इसकी बात समझता नहीं, मुझसे जितना बन पड़ा किया भी। सिर्फ इसकी ही खातिर उस भूरे सिंह जैसे 2 कौड़ी के लुच्चे लफंगे से दुआ सलाम करता चलता हूँ। वो तो कहो इधर 3-4 दिनों के लिए शहर से बाहर गया है, वरना हर दूसरे तीसरे यहीं घंटों कुर्सी पर बैठा उल जलूल बकवास किया करता है। कभी कभी तो खाट तक पर पसर जाता है, और मैं हैं करता हुआ उसे सहता रहता हूँ, कुछ कह नहीं पाता। तो मैं कैसे बताऊँ मैं अपने आप को कितना बदला हुआ, बल्कि गिरा हुआ महसूस करता हूँ। तो कहाँ जी पा रहा हूँ अपनी मर्जी से, अपने हिसाब से, सिर्फ शकुन और बच्चों की तसल्ली की खातिर। तो फिर भी इनसे पूछो हम किस किस भूरे सिंह के पीछे दुम हिलाते फिरेंगे, और उस सब के लिए कहाँ तक हमारी आत्मा गवाही देगी। पूछो इससे कि ये हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि दुनिया के किस शहर में रहना पसंद करेगी, जो आज इसके लिए पूरी तरह निरापद हो, तो मैं अपने आप को बेचकर इसके लिए टिकट मुहैया करा दूं। और ये जो बार बार उसी तंग गली वाले बदबू सड़ांद और घुटन भरे घर में वापस लौट चलने की बात करती है ना, तो पूछो उससे कि क्या उस तंग गली में छुरे नहीं चले थे, या गोले बारूद नहीं बरामद हुए थे। क्या उस गली में ये हम सबको लेकर पूरी तरह निश्चिंत और सुरक्षित महसूस करती थी। इतनी जल्दी भूल गई वो ये सब। इससे कहो दीदी, यंत्रणाओं के बीच जीने की कला तलाशे, और अपने अंदर अगर सचमुच जीना और मुझे भी जीने देना चाहती हो तो। बोलते बोलते जैसे थककर निढाल सा हो रहा था वो। भाई का ये एकदम नया रूप। हम तीनों अवाक सनाका खाए देखे जा रहे थे। हाथ अनायास उसका माथा सहला उठे, और मैं शकुन की ओर मुखातिब हुई। और सबसे बड़ी बात शकुन, तुम्हारे अंदर तो ऐसी स्थितियों से लड़ पाने की भरपूर कुव्वत है। तुमने जिस तरह जान पर खेलकर शोर मचाकर उस बच्चे की जान बचाई, उसे छोड़ जाने पर मजबूर किया, वो कोई दूसरी औरत शायद ही कर पाती। तुम्हारी जगह कोई दूसरी होती तो सहम कर दुबकी जाती, और फिर नहीं तो ये सोचकर कि कौन जान की जहमत मोल ले। शकुन की आंखों में एक ज्योत सी जली, लेकिन जलने के साथ ही दब से बुझ भी गई। कहाँ दीदी, जो भी सुनता है बस यही कहता है, आपको चिल्लाना नहीं चाहिए था, शोर भी नहीं मचाना था, चुप रह जाना था। अब वे लोग आपको तरह तरह से धमकाने दबाने की कोशिश करेंगे। और तो और घर भी देख लिया है आपका। बच्चों को लेकर बहुत खबरदार रहिए। लोगों के लिए अब हमेशा का गधे हैं, गधे सब, परले दर्जे के डरपोक, निकम्मे, नामर्द भी, सबके सब। भाई आपा खोकर चीख पड़ा, फिर जैसे अपनी ही प्रतिध्वनि से सहमी एक बेहद डूबी आवाज में बोला, लेकिन मुझे अब शायद किसी को डरपोक नामर्द कहने का अधिकार नहीं रहा दीदी, क्योंकि खुद मेरे अंदर एक अजीब किस्म का डर हर समय रेंगने लगा है। वो डर किसी रोड़े, पत्थर, बाढ़ या शराब की भट्टी का नहीं, छुरे और तमंचे का भी नहीं। वो सिर्फ शकुन की आंखों में हमेशा बने रहने वाले आतंक का है। मैं इसकी आंखों में हमेशा बसी इस दहशत से किस कदर कतराने और भय खाने लगा हूं दीदी, तुमसे कह नहीं सकता। मैंने कितनी कोशिश की शकुन को इस भय से मुक्ति दिलाने की, पर असफल रहा, और असफल होते होते अब अपने आप को इतना कमज़ोर, इतना नकारा महसूस करता हूँ कि हमेशा इसकी आंखों का सामना करने के बाद अपने आप को धिक्कार उठता हूँ। इसकी आंखें मुझे अपनी असमर्थता की याद दिलाती हैं, मुझे और ज़्यादा कमज़ोर बनाती हैं। मैं अब वो पीरू नहीं रहा दीदी जो कभी था। अब तो सबकी तलछट बराबर भी नहीं, सिर्फ एक बुजदिल, नकारा, नाकामयाब सा। और ये कोई छोटी मोटी हार नहीं, जीते जी पूरी जिंदगी का सत्व ही समाप्त हो जाना है ना। और वो हंसोड़ जवां मर्द जिंदा दिल भाई
अचानक मेरे कंधों पर सिर रखकर बच्चों सा हिलक उठा। भाई की आंखों में आंसू छलछला आए थे। ये मेरे लिए असह्य था। अंदर कुछ धधका सा और शकुन की ओर मुड़ी कि धकसी रह गई मैं। शकुन सन्न निस्पंद खड़ी थी। उसकी आंखों का ये विस्मय, अवसन्न भय एकदम अलग किस्म का था। अपने सबसे प्रिय साथी, पति, पुरुष और सबसे बढ़कर अभिन्न मित्र की आंखों में आंसू देखकर क्रमशः उस भय विस्मय को समेट रहा था एक अपार पछतावा। फिर उस पछतावे के बीच से वो हंसी, प्रायश्चित की, आत्म स्वीकृति की जीत से भरी हंसी। और अचानक जैसे कुछ न सूझा तो ताश के पत्ते ही उठाकर शकुन भाई के झूले हुए कंधे बड़े प्यार मनुहार से झकझोरते हुए बोली, आइए अंदर ही खेलते हैं ताश, सुन रहे हो? हम चारों। और भाई की आंखों में एक अमृत विश्वास रोपती हुई वो मुस्कुरा दी। आहा, मुस्कुराती हुई शकुन कितनी खूबसूरत लग रही थी। अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर सूर्य बालाजी की लिखी हुई कहानी गृह प्रवेश। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। फिर मिलेंगे उनकी किसी अच्छी सी कहानी के साथ। आपका समय शुभ हो, सुंदर हो।